हाँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं, एल्गी पढ़ रहे थे, एल्गी का इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे। और एल्गी में हमने क्या देखा था, एल्गी जिसको जो कि हमें बाहर से दिखती है मॉर्फोलॉजिकली, बाहर मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से जैसे हमें दिखती है, उसमें वेरिएशन होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन, वेरिएशन मतलब वो अलग अलग टाइप की एल्गी हमें मिल सकती है। कैसी, या तो एल्गी हमें कॉलोनियल मिलेगी, कैसे, कॉलोनी के फॉर्म में, कॉलोनी बना के, क्या बना के, कॉलोनी के फॉर्म में, इनके बहुत सारे एल्गी एक साथ रहेंगे और कॉलोनी बना के रहेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ किसका, वोलबॉक्स का। तो ये सिंपल आएगा, किसमें आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन, मैचिंग के लिए आएगा कि वॉलबॉक्स कौन सी, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि बताओ कॉलोनियल एल्गी कौन सी है, तो वॉलबॉक्स है पहला आंसर। दूसरा मैचिंग के लिए आएगा, तो यूलोथ्रिक्स कॉलोनियल है, इसके सॉरी वोलबॉक्स क्या है, कॉलोनियल है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स लिखा हुआ है और स्पाइरोगाइट, ये फिलामेंटस है, क्या है, फिलामेंटस है। इसके अलावा मराइन फॉर्म क्या है, कैल्प है, वो भी क्या कैसा होता है, मैसिव प्लांट बॉडी होती है। कैसी प्लांट बॉडी होती है, मैसिव, मैसिव मतलब कैल्प एक तरीके से बहुत बड़ा होता है, कैसा होता है, बहुत बड़ा देखने में, तो इसलिए बोला कि मैसिव इसकी प्लांट बॉडी होती है। एक बात मैंने और बताई थी कि एल्गी कैसी होती है, तो एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं चीज दिखा देता हूँ, तो वो चीज, क्योंकि मुझे थोड़ी सी समझानी भी है, तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, ये बुक में, एक सेकंड में, प्लांट किंगडम, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लेना इसको ना। जब मैं एक्स्ट्रा कंटेंट जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं डालूंगा ये सारी चीजें, तो वहाँ तो मिलेगी नहीं, समझ आएगी तो नहीं। हाँ, प्लांट किंगडम को हमने कितने भाग में बांटा है, दो पार्ट में। कौन कौन से में, एक को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमी, एक को बोलते हैं फेनेरोगैमी। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं, क्रिप्टोगैम्स हम उनको बोलते हैं जिसमें प्लांट विथाउट सीड, यानी कि जिन प्लांट्स में सीड बनते नहीं है, क्या नहीं बनते, सीड नहीं बनते, तो उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। लॉजिकल है चीजें। और एक हाँ। होता है फेनेरोगैम्स, क्या होता है, फेनेरोगेम्स, जिसमें क्या होता है, सीड बनते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें सीड बनते हैं। अच्छा तुम ध्यान से सुनो, क्या हमने एक क्रिप्टोर्गिज्म भी हम पढ़ते हैं एक चीज, हमने, तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके, है ना, किस कौन सी लास्ट एट कौन सा एट्थ मंथ में ही होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब पेट में होते हैं वो अपने माँ के बूम में होते हैं, तब वहां पे क्या होता है, उनके टेस्टिस डिसेंड करके किसमें आ जाते हैं, स्क्रोटम में आते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हम लोग। पढ़ा है। तो वहां पे हम एक पढ़ते हैं क्रिप्टोडिज्म पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर किसी का डिसेंड होकर नहीं आता है तो एब्डोमिन में ही अगर क्या रह जाते हैं, टेस्टिस रह जाते हैं, तो एक हम क्रिप्टो करके नाम देते हैं, नहीं देते उसका, तो उसका मतलब क्या है, हिडन, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन से, किससे, हिडन से। और कोई चीज छुपी रह जाती है, ऐसी छुपी रह जाती है, जहां थी वहीं, तो क्रिप्टो का मतलब वही होता है। तो इसमें सीड नहीं बनते हैं, क्या है, विदाउट सीड, तो इसलिए इसको, इसके लिए क्या बोलता है, देखो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्या होता है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। एक सेकंड, मेरा ये लिखा हुआ है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है, क्रिप्टोस मतलब होता है हिडन, और गैमोस मतलब होता है मैरिज। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्रिप्टो मतलब हिडन और गैमोस मतलब मैरिज, यानी कि इसमें सीड नहीं बनता, इसमें सीड नहीं बनता, इसलिए इसको क्रिप्टो गैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गैम्स। बोलो हाँ या ना। हाँ। और एक होता है फेनेरोगैम्स, जिसमें सीड बनते हैं, तो हम इसको याद कर लेंगे। तो सीड जिसमें बनते हैं वो, उसके दो नाम आते हैं, कौन कौन से जिसमें सीड बनते हैं, जिम्नोस्पर्म और जिम्नो। एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म तो एडवांस है, जिनकी स्टडी हमें करनी है, पढ़ेंगे हम एक हाँ। पूरा चैप्टर, मतलब पूरे बायोलॉजी में ही, बॉटनी में ही पढ़ना है हमें एंजियोस्पर्म के बारे में। और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स को केवल हमें इसी में ही पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, इसी क्लास में पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसी चैप्टर में प्लांट किंगडम में जितना लिखा है बस उतना ही हमें जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा बहुत है ना, दो चार पॉइंट कहीं यहाँ वहाँ एनसीईआरटी के किसी चैप्टर में मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे हम प्लांट एनाटॉमी, सॉरी प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो प्लांट एनाटॉमी में हम मोस्टली किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की लीफ के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के रूट के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, समझ लो ना। जिम्नोस्पर्म के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जिसके एनाटॉमी हम जब पढ़ेंगे तो कुछ टिश्यू होते हैं, कंपेनियन सेल है ना, एल्ब्यूमिनस सेल, तो उसकी यहाँ पे कुछ जिम्नोस्पर्म में कुछ अलग टाइप की चीजें आती हैं। तो वो सारी चीज, कुछ कुछ पॉइंट्स हमें कहीं यहाँ वहाँ जिम्नोस्पर्म के बारे में एनसीईआरटी में यहाँ वहाँ मिलेंगे, तो उन सबको हम क्या करते हैं, वहां पे पढ़ते जाते हैं और हमें याद रखने होते हैं वो चीज। समझ आ रही बात, तो हम याद कर रखना है हाँ। कि फेनोरोगैम्स में केवल दो आते हैं, एक एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब इन दोनों में सीड बनते हैं, क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, एंजियो और जिम्नो में, तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनते हैं वो नेकेड होते हैं, कैसे होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो सीड बनते हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है, क्या होती है, फ्रूट बनता है, क्या बनता है, फ्रूट।
जैसे आम खाते हैं, आम के अंदर क्या होता है, जो अंदर होता है वो सीड होता नहीं होता आम के अंदर, आम तो यस आम ऊपर से क्या है, कवरिंग, वो जो फ्रूट जो हम खाते हैं तो क्या सीड अंदर है, वो उस पूरे को हम फ्रूट बोलते हैं, उस पूरे को हम फ्रूट बोलते हैं। तो क्या फ्रूट के अंदर सीड होता है, वो रहा है ना। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता एक तरीके से, उनका सीड नेकेड रहता है। समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही? सर अगर आ गई। मैंगो के अंदर वाले को हम सीड बोल रहे हैं जो मैंगो खाते हैं, तो ऐसा समझ लो कि जिम्नोस्पर्म, मान लो अगर मैंगो जिम्नोस्पर्म में होता तो क्या होता, वो केवल गुठली जो दिखती है ना हमें, सीड दिखता है वही दिख रही होती है हमें, उसके ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। अच्छा, हाँ उसके बाद आप बताते हैं जिम्नोस्पर्म के बाद क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, जो हमने फेनोरोगैम्स की बात कर ली जिसमें सीड बनते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जिनमें सीड बनते ही नहीं है प्लांट्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स से कौन कहते हैं, एक आता है थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। ठीक है। थैलोफाइटा में कौन आते हैं, तो थैलोफाइटा का मतलब होता है, हालांकि ये थोड़ा सा, ये इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये थोड़ा सा हाई क्लास के अकॉर्डिंग है। तो थैलोफाइटा में दो आते हैं, एक फंजाई भी आता है और एक एल्गी भी आता है। फंजाई को हम वैसे पढ़ते हैं, हालांकि फंजाई को हम प्लांट किंगडम में मानते ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो एक अलग क्या है, किंगडम है, कौन सा किंगडम, प्लांट किंगडम, कौन सा, फंजाई किंगडम है। इसको तो हम, हालांकि हम ये पता है कि इसका, इसके भी अंदर क्या है, ये थैलोफाइटा यानी कि थैलस लाइक होता है। कैसा होता है, थैलस लाइक, बस इतना समझ लो, इसको तुम नहीं भी पढ़ोगे काम चलेगा। ये याद रखो कि एल्गी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी हमारा थैलोफाइटा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, थैलोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, वो चीज समझ लो। थैलोफाइटा का मतलब होता है एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसके पास रूट, स्टेम और लीफ, स्टेम रूट लीफ ये सब है ना, ये डिफरेंस कैसी हो, अनडिफरेंशिएटेड हो, कैसी हो, अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि डिफरेंशिएटेड ना हो, यानी कि प्रॉपर रूट देखने को ना मिले, प्रॉपर स्टेम देखने को ना मिले, प्रॉपर लीफ है ना, फ्लावर ये हमें देखने को इसमें नहीं मिलते, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। तो एल्गी किसके अंदर आता है, थैलोफाइटा के अंडर आता है। बोलो हाँ या ना। हाँ एक है ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में भी सीड नहीं बनता, एल्गी में भी सीड नहीं बनता और टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनता, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। यानी कि इनके सीड एक तरीके से छुपे हुए हैं, मतलब बनते नहीं है। ऐसा क्रिप्टो मतलब बताया क्या, हिडन मतलब बनते नहीं है, इस तरीके से क्रिप्टो नाम रख दिया है इसका। ठीक है, तो इनके अंदर भी नहीं बनते, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना समझ आया नहीं आया, हाँ आया ना। तो और भी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा, वो मैं एक चार्ट बना के समझाऊंगा उस चीज को, ठीक है। तो वो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि हम किसको ट्रैक्योफाइटा बोलते हैं, किसको एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं, ये सारी चीज। तो वहां से तुम्हें हर चैप्टर, हर उसके लिए ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है चीजें। अच्छा, तो ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैं बता रहा था कि क्या होता है, एल्गी में बहुत वेरिएशन होता है। क्या होता है, बहुत वेरिएशन होता है। एल्गी बहुत डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, और मेराइन फॉर्म में, मतलब बहुत अगर बड़ी बड़ी एल्गी में देखनी है तो हम कैल्प की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कैल्प की। कैल्प क्या होता है, बहुत, जिसकी प्लांट बॉडी बहुत बड़ी होती है। ये बताओ, कैल्प की प्लांट बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो क्या बहुत बड़ी होने के बाद ये डिफरेंशिएटेड होती है या अनडिफरेंशिएटेड होती है, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड। नहीं, पता नहीं। अनडिफरेंशिएटेड। एल्गी जो है उसकी प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होगी, यानी कि उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती है। समझ लो, रूट स्टेम लीफ नहीं होती, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो। समझ आ रही बात? यस सर। तो प्रॉपर हमें, जब किसी प्लांट को तुम देखते हो ना, प्रॉपर जाके घर के आसपास लगा होता है, उसमें रूट दिख रही होती है, स्टेम दिख रहा होता है, लीफ दिख रहा होता है, इस टाइप की चीजें एल्गी के अंदर नहीं मिलती है। ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या लिखा है कि एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड, यानी इसमें तीनों पाए जाते हैं। वेजिटेटिव भी पाया जाता है, एसेक्सुअल भी मोड पाया जाता है और सेक्सुअल मेथड भी पाया जाता है। तो वेजिटेटिव में हम पढ़ के आए थे किसका, फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि हमने यहाँ पे हाँ बोला है कि फिलामेंटस एल्गी होती है, कैसी होती है, और जो फिलामेंट होगा लंबे लंबे धागे के जैसा होगा, वो टूट के टुकड़ा गिर जाएगा, वो पूरा टुकड़ा क्या बना लेगा, नई एल्गी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से फिलामेंट का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो वो तो फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, या हर उस एल्गी में जो कैसी है, फिलामेंटस है। बोलो हाँ या ना। हाँ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये तो हो गया वेजिटेट की। एसेक्सुअल बनेगा तो एसेक्सुअल में क्या बनेगा, स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं,
स्पोर। क्या बनते हैं? स्पोर। तो इसमें जो स्पोर बनते हैं वो कौन से बनते हैं? जू स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? जू स्पोर। जू स्पोर के बारे में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? जू स्पोर फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं। कैसे स्पोर होते हैं? फ्लैजिलेटेड, पहली चीज। और दूसरी चीज हम पढ़ के आए थे कि ये कैसे होते हैं? ये अपने पास कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है, और जिसके पास भी फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होगा। कैसा होगा? मोटाइल होगा। होता है। समझ आ रही बात? इसके अलावा, इसके अलावा मोटाइल होगा क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है। इसके अलावा एक बात और बतानी थी कि ये क्या बताना था, मुझे भूल गया मैं, दिमाग में आई चीज निकल गई। चलो अब निकल गई, जब आएगी तब बताएंगे। A structural production is by the production of different type of spore। बहुत डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, उसमें से कौन सा? जू स्पोर की हमें बात करनी है। तो जू स्पोर क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोडक्शन में काम आता है। किसमें? एल्गी। तो हम फंजाई में भी पढ़ के आए हैं ये चीज, अगर याद हो तो। फंजाई में पढ़े थे ना? बोलो कौन कौन से पढ़े थे हम लोग? जू स्पोर और ए प्लानो स्पोर, दो है ना। ये वाला कैसा था? ये वाला मोटाइल था और वो वाला नॉन मोटाइल था। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। तो ये तो सबको पता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फ्यूजन हो, क्या ना, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। गैमीट्स का फ्यूजन होना जरूरी है। जरूर। ऐसे देखो, एक तो ये लिख सकता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, ये लिख सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? टेक्स प्लेस थ्रू फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होना। अरे बोलो, हेलो, हाँ या ना? यस सर। हाँ। उसके बाद कल का, दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड। कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गैमेट की बात कर रहे हैं। ये सेक्सुअल की तो हम बात कर चुके हैं, जो इस पर पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो गैमेट होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, एज फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज ज़ूलोथ्रिक्स। इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन आ गया? मैचिंग क्वेश्चन डाटा आ गया यहाँ से। मैचिंग क्वेश्चन डाटा आ गया। कैसे आ गया? कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ टू में गैमेट होता है, ये गैमेट्स में गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? सिमिलर इन साइज। और जब हमने बताया, जब मॉर्फोलॉजी में बाहर से देखने में गैमेट्स सिमिलर इन साइज के हों, एक जैसे हों, तो उनको क्या नाम देते थे हम लोग? आइसोगैमी। क्या बोलते थे उसको? आइसोगैमी। ठीक है। और अगर डिफरेंट टाइप के होते थे तो क्या बोलते थे हम लोग? एनाइसोगैमी या हेट्रोगैमी। ठीक है। तो कह रहा है कि फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर इन साइज हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। किसमें? यूलोथ्रिक्स में। तो यूलोथ्रिक्स में सिमिलर इन साइज के क्या है? गैमिट होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमी बोलते हैं, आइसोगैमस। ठीक है। क्लेमाइडोमोनस क्या बोल रहे हो? क्लेमाइडोमोनास में भी होता है ये, सिमिलर इन क्लेमाइडोमोनस साइज। नहीं, क्लेडोफोरा लिखा हुआ है एनसीईआरटी। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से, एनसीईआरटी में चेंज हुआ है ये चीज। क्लेडोफोरा क्या लिखा हुआ है? मेरे में क्लेमाइडोमोनास ही है। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ एनसीईआरटी। ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं है मैं गलत बोल गया हूँ? जहाँ तक मुझे पता है, मैंने चीजों को याद रखा हुआ है, तो मुझे तो यही याद है। ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने गलत याद कर रखा हो? किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? आइसोगैमी ना, एनाइसोगैमी। तो ये किस में मिलेगा अपन को? किस चीज में मिलेगा ये? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। अच्छा हाँ, उसमें देखा था। वही मुझे याद नहीं आ रहा किस चैप्टर में देखा था, भूल गया थोड़ा सा। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लेडोफोरा दिया तो हुआ है, दिया हुआ है ना? लेकिन मेरे वाले कहाँ? में फोटो सेंड कर दी आपको। एक मिनट रुको, मुझे दिख तो जाए थोड़ा सा। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास लिखा हुआ है, हाँ, जू स्पोर। जू स्पोर क्लेमाइडोमोनास, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें, हाँ चलो, इसमें अभी तक नहीं लिखा है। एक जगह शायद कहीं पे लिखा हुआ है क्लेडोफोरा के बारे में थोड़ा सा, वो मुझे याद था। चलो दिखता है तो फिर बताते हैं। डायग्राम्स हाँ, दी हुई है।
डायग्राम दी हाँ हुई है आइसोगैमेट तो क्लाइडोफोरा नहीं, हेटेरोगैमेट जो स्कोर क्लेमाइडोमोनास में बनता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 11 उसमें रिप्रोडक्शन वाले में। बट क्लेडोफोरा मैंने कहीं पे देखा, ये तो क्लेडोफोरा पहले था, शायद हटा दिया है, कुछ तो ऐसा हुआ है। है क्लाइडोफोरा ठीक है है, आइसोगैमेट। तो क्या लिखा हुआ है, फ्लैजिलेटेड की अगर बात करेंगे तो कौन सा यूरेथ्रिक्स का एग्जांपल आ जाएगा, और नॉन फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करेंगे तो नॉन मोटाइल होगा। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला नहीं है। और ये सिमिलर इन साइज अगर हुआ तो उसको स्पाइरोगायरा में होगा। ये चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। आगे सिंपल है कि अगर सिमिलर इन साइज है और फ्लैजिलेटेड है तो उसका एग्जांपल क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। और कह रहा है सिमिलर इन साइज तो है, यानी आइसोगैमी तो है, लेकिन कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। ऐसे समझो, दो हमारे पास क्या है, दो गैमीट हैं, उन दोनों के पास क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। एक ये हो गया, एक गैमीट ये हो गया, इसके पास भी फ्लैजिला है, और दोनों देखने में एक जैसे हैं बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों फ्लैजिलेटेड है, और दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर है ना। तो क्या ये आइसोगैमस हुए नहीं हुए, बोलो, अरे बोलो, आइसोगैमस हुए नहीं हुए, हाँ हो गए ना आइसोगैमस, अगर ये आइसोगैमस हो गए। अच्छा, तो इसका जो एग्जांपल है आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, क्योंकि इसके पास, दोनों के पास फ्लैजिला भी है, दोनों के पास फ्लैजिला है, तो ये आइसोगैमस है और फ्लैजिलेटेड है, दोनों के पास है। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। क्या है, यूलोथ्रिक्स, बोलो हाँ या ना। और एक और एग्जांपल है कि जिसमें दोनों क्या है, दोनों के पास फ्लैजिला नहीं है। क्या नहीं है दोनों के पास, दोनों गैमिट है लेकिन दोनों गैमिट के पास क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है। बताओ ये भी आइसोगैमस हुए नहीं हुए, दोनों एक जैसे हैं, इसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसके पास भी फ्लैजिला नहीं है, दोनों एक जैसे हो गए। दोनों का साइज भी कैसा है, एक जैसा है, सिमिलर है। तो ये भी क्या है, ये भी आइसोगैमस है। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरो स्पाइरोगायरा। तो याद रह जाएगा, स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स कैसे हैं, आइसोगैमस है। कैसे हैं, आइसोगैमस। आइसोगैमेट। फर्क कितना है कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला होते हैं और स्पाइरोगायरा के गैमेट्स में फ्लैजिला नहीं होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, रहेगा याद। यस रहेगा। क्या सोचो, इस यहाँ से एक बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन गलत कराया जा सकता है, इसको इसके साथ कर हाँ दो, इसका इसके साथ कर दो, है ना। ऐसा हौच पौच करके ना चीजों को परेशान कर सकता है। तो इसको बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में, ठीक है। इसको दिमाग में क्लियर रखना कि दोनों आइसोगैमस हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की चांस नहीं है। इसमें कोई चांस नहीं है कंफ्यूजन के, कि दोनों आइसोगैमस है, स्पाइरोकायरा भी आइसोगैमस है, ये भी आइसोगैमस है। कंफ्यूजन की चांस है कि ये फ्लैजिलेटेड है या ये फ्लैजिलेटेड है, समझ रहे हो ना। हाँ यस सर। तो यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड है और स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड है, इतना याद। तो बताओ इनमें से कौन सा, क्वेश्चन देखना ध्यान से, कौन से गैमिट मोटाइल होंगे और कौन से गैमिट नॉन मोटाइल होंगे। यूलोथ्रिक्स मोटाइल होगा, लगेगा है उसके पास क्योंकि। क्वेश्चन बन गया ना, कितना मस्त क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि आइसोगैमीट्स ऑफ यूलोथ्रिक्स आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। बताओ, बन गया ना। अब एक तो या तो कंफ्यूज कर दिया जाए, दो स्टेटमेंट बना के, कि पूछ लिया ट्रू और फॉल्स बताओ, बोल दे आइसोगैमीट्स ऑफ स्पाइरोकाइरा आर मोटाइल एंड आइसोगैमीट्स ऑफ यूलोथ्रिक्स आर नॉन मोटाइल। अब पूछ रहा है तुमसे, बताओ सही है गलत। अब तुम कंफ्यूजन में वहां बैठे हो, मैंने पढ़ा तो है ऐसा कुछ है, बट ये किसके लिए कौन सा है ये गलत हो, समझ नहीं आ रहा। समझ आ रही ना बात, यस सर। लिंक समझ रहे हो, लिंक कैसे बनती है। जो चीज ये रखी है हाँ उससे दूसरी चीज कैसे बनाई जाती है, उसने नहीं लिखा है यहाँ पे मोटाइल नॉन मोटाइल के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा है, उसने गैमिट के बारे में बताया है। लेकिन हमें पता है कि जिसके पास फ्लैजिला होता है वो मोटाइल होता है, जिसके पास फ्लैजिला नहीं होता वो नॉन मोटाइल होता है। समझ आ रही, नहीं आ रही। आ रहे हाँ, हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया वैरायटी वाला। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ये चीज हमें समझ आ गई। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। तो आइसोगैमस का एग्जांपल तुम्हें समझ आ गया, दोनों आइसोगैमस के एग्जांपल है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, जब डिसिमिलर इन साइज होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस बोलते हैं। और उसका एग्जांपल क्या है, यूडोराइना, यूडोराइना या उडोराइना जो बोलना है, वो इसका एग्जांपल है। पहले एग्जांपल दूसरा लिखा हुआ था यहाँ पे, अब उडोराइना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा। इसमें क्या है, डिसिमिलर इन साइज, क्या है,
डिसिमिलर इन साइज है, ये चीज में पता होनी चाहिए। उसका लिखा है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड मोटाइल फीमेल। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, क्या अगर हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स, तो आइसोगैमीट्स में क्या फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बताओ जल्दी से, पहले कंफ्यूजन दूर करो भाई। फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ही एक आता है हमारे पास, कौन सा? हेट्रोगैमीट। क्या होता है? हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट में क्या होगा, दो डिफरेंट डिफरेंट दोनों है, दिखने में दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। दिखने में कैसे होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। इसमें जो दो आते हैं ना, एक आता है हमारे पास कौन सा? एन आइसोगेमिस, एन आइसोगेमस, और एक आता है हमारे पास ऊगैमस। क्या आता है? ऊगैमस। इसको ध्यान से समझना। एन आइसोगैमस में दोनों होंगे कैसे गैमिट? डिफरेंट टाइप के। कैसे होंगे? डिफरेंट टाइप के। कैसे होंगे? डिफरेंट टाइप के। मतलब मान लो एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, समझ रहे हो? डिफरेंट टाइप के हैं। अगर इसके पास फ्लैजला है तो इसके पास भी फ्लैजला होगा, समझ आ रही बात? और इसके पास अगर फ्लैजला नहीं है तो इसके पास भी फ्लैजला नहीं होगा। ये हो गया एग्जांपल किसका? एनाइसोगैमस का। इसका एनाइसोगैमस का। अब आओ तो ऊगैमस में। ऊगैमस में क्या है? ऊगैमस में हमेशा ही फीमेल लार्ज होती है। कैसी होती है? फीमेल लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, और मेल हमेशा क्या होगा? मोटाइल होगा। कैसा होगा? मेल मोटाइल होगा। समझ आ रही बात? तो क्या एक चीज हमें दिख रही है, क्या दोनों के साइज अलग अलग हैं, मेल एंड फीमेल के? इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या दोनों हेड? एक और क्या हो गया? एनाइसोगैमी एक और बात। एनाइसोगैमी में देखो, एनाइसोगैमी में दोनों पहले गैमेट के देखो साइज अलग अलग है या नहीं? अलग अलग है ना? हाँ। ये दो गैमेट बनाए मैंने, इन दोनों के साइज अलग अलग है। अब हो सकता है कि दोनों फ्लैजिलेटेड हो गैमेट। कैसे हो? फ्लैजिलेटेड हो। या दोनों कैसे हो? नॉन फ्लैजिलेटेड हो। तो वो होता है एनाइसोगैमी के अंदर। समझ आ रही बात? हेलो, समझ आ रही बात? नहीं आ रही? हेलो। तो क्या होंगे? या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों क्या होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। लेकिन दोनों के साइज क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे। दोनों के साइज क्या होंगे? डिसिमिलर। लेकिन ऊगैमस वो भी एक हेट्रोगैमी ही है, हेट्रोगैमस ही होता है। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि इसमें मेल हमेशा लार्ज होगी, सॉरी, मेल हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और फीमेल हमेशा लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। इसमें कंडीशन फिक्स कर रखी है। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मेल लार्ज होगा या स्मॉल होगा, छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, ये कुछ फिक्स नहीं है। इसमें कभी मेल भी बड़ा हो सकता है, कभी फीमेल भी बड़ा हो सकती है। लेकिन फर्क ये है कि दोनों अगर फ्लैजिलेटेड है तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे, दोनों अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो दोनों कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। बोलो हाँ या हाँ या ना? यस सर। समझ आ गई ना? और समझाना है इसको अभी समझ। कि पेपर पे करके लिख के समझाऊंगा? नहीं, आ गई समझ। आ गई? हाँ तो देखो, एनाइसोगैमस का एग्जांपल याद रह जाएगा। क्या है? क्या है? ओडोराइना। ठीक है, क्लियर है? अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो एग्जांपल एनाइसोगैमस का है, जो ओडोराइना है, वो किसके अंडर आता है? तो ये ध्यान से देखेंगे ना, तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फाइकोमाइसिटीज के अंदर। किसके अंदर आता है? फाइकोमाइसिटीज के अंदर। और जो ऊपर के हमने दो एनाइसोगैमस के जो एग्जांपल पढ़े हैं, वो दोनों किसमें आते हैं? क्या बोल दिया मैंने? फाइकोमाइसिटीज बोल दिया? क्या बोल दिया? क्या बोल दिया हमने अभी? कुछ क्या बोला मैंने अभी? मैंने फाइकोमाइसिटीज बोल दिया, कुछ और बोल दिया अभी? हेलो। सर अगर मैं किसमें? फाइकोमाइसिटीज बोल दिया क्या मैंने? फाइकोमाइसिटीज नहीं बोलना था, मुझे बोलना था फियोफाइसी में। किसमें? फियोफाइसी में। ऊडोराइना फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। किसका? फियोफाइसी का। ब्राउन एल्गी का किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी का ब्राउन एग्जाम्पल है। एल्गी।
तो जो एनाइसोकेमस यहाँ पे बताया गया वो किसके लिए बताया गया? ब्राउन एल्गी के लिए। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, फिर बाद में ये पूछे कि बताओ एनाइसोकेमस किस में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे एनाइसोकेमस उडोरोना में पाया जाता है। और उडोरोना क्या है? उडोराइना अपने पास ब्राउन एल्गी है। क्या है? एल्गी, ब्राउन एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी। इनडायरेक्ट तरीके से भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है ना। और जो यहाँ पे यस एग्जाम्पल सर। हमें जूलोथ्रिक्स और किसके स्पाइरोगाइरा के दिए हुए हैं, ये दोनों ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी। कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का मतलब क्या बोलेंगे हम इसको? इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी की जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है? इसमें आइसोगैमी पाई जाती है। कब पाई जाती है? आइसोगेमी। आइसोगैमस। आइसोगैमिस या आइसोगैमस कंडीशन पाई जाती है। क्लियर है? उसके बाद देखो, जो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं ऊगैमस की, जो कि हेट्रोगैमी का एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है मैंने बताया था उसमें कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल और स्टेटिक, ध्यान से, लार्ज नॉन मोटाइल और स्टेटिक फीमेल गैमिट होता है और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट होता है। बोलो हाँ या ना? समझ आ रही बात? यस सर। इसको हम इसको ध्यान करो, याद करो, क्या हम इसको अपन लोग उसमें पढ़ के आए हैं? किसमें? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ के आए हैं ये चीज हम लोग? हाँ पढ़े थे ना? पढ़ के आए थे, वहां पे फ्यूकस का एग्जाम्पल भी बना हुआ था, अगर याद हो तो। हाँ। बना था ना एक फ्यूकस का बड़ा सा, दिखाऊं क्या? याद है? ये देखा मैंने। देखा हुआ है ना? तुम भी देख लो एक बार, देख लो तो याद ज्यादा अच्छे। देखो ये बना हुआ है। हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे क्लैडोफोरा लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, वही बोल रहा था मैंने, कहीं देखा हुआ है। ये देखो, ये लिखा हुआ है ना क्लैडोफोरा आइसोकैमिड्स। तो क्लेमाइडोमोनास भी लिखा है कहीं कहीं पे, क्लैडोफोरा भी लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से देख लेना क्या लिखा हुआ है एग्जाम। मेरी बुक में हाँ दो, एक जगह क्लोरोफोरा लिखा है, एक में क्लामाइडोमोनास लिखा है, दोनों लिखे हैं आइसोगैमेट से एग्जाम्पल। हाँ हाँ, तो दोनों ही आइसोगैमिड्स के अंदर आते हैं। ठीक है। हेट्रोगैमिट्स में मैंने बताया दो, दोनों कौन से? एक अनाइसोगैमी बताया है और एक ऊगैमी। क्लियर है? तो इसमें देखो हेट्रोगैमिट में देखो पहला ये पता रखा है, ये ऊगैमस का एग्जाम्पल है। किसका? ऊगैमस का। फीमेल बड़ी है होगी, मेल छोटा होगा। फीमेल गैमिट कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा। कैसा होगा? नॉन मोटाइल, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होगा। मेल गैमिट कैसा होगा? मोटाइल होगा, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही? और एग्जाम्पल क्या था इसका? फ्यूकस। देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे भी ऊगैमस का, यानी कि इसने हेट्रोगैमिट के एग्जाम्पल में फ्यूकस दिखाया है। तो हेट्रोगैमिट कितने टाइप के? दो टाइप, या तो एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। तो इसको हेट्रोगैमिट्स भी हो सकते हैं हम लोग, हेट्रोगैमस भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट सिमिलर कैसे डिफरेंट साइज के हैं, दोनों डिफरेंट साइज के हैं, तो हेट्रोगैमिट्स बोल दो उस हिसाब से। समझ आ रही बात? और ये होमोसेपियंस हम लोग की बात आती है, तो हम लोग का भी कैसे होते हैं? हम लोग भी हेट्रोगैमेट, हम लोग हेट्रोगैमिट्स होते हैं। या हेट्रोगैमिट्स बोल दो, या हम लोग को भी क्या बोल दो, हम लोग को भी हम लोग ऊगैमस बोल सकते हैं। हम लोग भी कैसे हैं? ऊगैमस हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ। समझ आ रही बात? तो वही चीज इसमें देखो लिखी हुई थी, सेम टू सेम। ऊगैमस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो वॉलवॉक्स है और एक फ्यूकस है। तो देखो वॉलवॉक्स कैसा था? वॉलवॉक्स का कॉलोनियल था। बोलो हाँ या ना? क्या था वॉलवॉक्स? कोलोनियल, कोलोनी के फॉर्म में रहता है, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से कॉलोनी फॉर्म में रहता है। इस वाले में यस। पूछ लिए स्ट्रक्चर देख दिए, पूछ ली जाए, बताओ इसमें किस टाइप का फ्यूजन होता है गैमेट्स का? किस टाइप के गैमेट्स होते हैं इसके? तो इसके गैमेट्स ऊगैमस टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? ऊगैमस टाइप के। इसका मतलब जब इसका मेल और फीमेल गैमेट बनेगा ना, तो दोनों में से इसका जो मेल गैमेट होगा किसका? वोल्वॉक्स का, वो कैसा होगा? लार्ज होगा। फीमेल गैमेट कैसा होगा इसका? लार्ज होगा। और मेल गैमेट कैसा होगा? स्मॉल होगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ आ रही यस बात? सर। आगे। एग्जाम्पल देखा, रिवर्स रिवर्स में चल रहे हैं हम लोग। कैसे चल रहे हैं? रिवर्स में। क्वेश्चन क्या होगा? हम उसने बताया कि ऊगैमस वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में होता है, तो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा के पूछेगा, तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा देगा। वो देगा बताओ ये हमारे पास एक एल्गी बनी हुई है, इसमें किस टाइप के गैमेट पाए जाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, तो इसमें किस टाइप के गैमेट बनते हैं? तो हम बताएंगे इसमें ऊगैमस होता है, ये हम पता गई, वॉल्वॉक्स है। पहली चीज पहचानना आनी चाहिए, वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स है तो इसमें क्या बनेगा? इसमें ऊगैमस होगा। और ऊगैमस होगा तो इसके अंदर जो इसका फीमेल गैमेट बनेगा, कौन सा गैमेट बनेगा? इसका फीमेल गैमेट जो बनेगा वो कैसा होगा? वो लार्ज होगा। पहली चीज कैसा होगा? लार्ज होगा। दूसरी चीज कैसा होगा? बोलो लार्ज होगा। और फ्लैजिला नहीं होगा। फ्लैजिला नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा? नॉन मोटाइल। कैसा हो जाएगा? नॉन मोटाइल। बोलो हाँ या ना? हाँ।
ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, और इस जब फ्लैजिला नहीं है तो खुद से तो चल नहीं सकता ये, तो इसलिए इसको स्टेटिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टेटिक। स्टेटिक मतलब रुका हुआ रहेगा इसका फीमेल। लेकिन अगर मेल की बात करेंगे तो वो कैसा होगा बोलो? अरे ऐसा बनाना था मुझे, ऐसा। मेल कैसा होगा? मेल जो गैमिट होगा वो कैसा होता है? वो स्मॉल होता है। इसका मेल गैमिट बनाओगे स्मॉल होगा, और कैसा होगा बोलो? बताइए नहीं। मोटाइल होगा, क्योंकि फ्लैजिला होता है। सोचो, मैं अगर रिवर्स करके इंजीनियरिंग करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा इससे, ये एग्जाम्पल को दिखा के क्वेश्चन पूछूंगा, कितने लोगों से क्वेश्चन बनेगा ये? आदमी सोचेगा एग्जाम्पल चलिए। दिया हुआ था, हम तो उसको एक पैटर्न में पढ़े ना, एक पैटर्न नहीं पढ़ा, मुझे पैटर्न तोड़कर रैंडम चीजें तुम्हें दिमाग में घुसानी है, चीजों को रैंडम चीजों को दिमाग में घुसाना है, रैंडम तरीके से दिमाग चलना चाहिए। हमारे सामने क्या आ रहा है हम उस हिसाब से आंसर करेंगे। एक पैटर्न में पढ़ने से क्वेश्चन क्या होता है, गलत होते हैं। हालांकि पैटर्न मेरा भी एक पैटर्न ही है कि मुझे घुमा फिरा के हर तरीके से क्वेश्चन को कराना है। समझ आ रही बात? तो ये बात सारी समझ आ गई। अब एक टीचर तुम्हें पढ़ा रहा होता है, इस पता है कितना पढ़ाता, वो बताता कि देखो यूलोथ्रेक्स में स्पायरोगाइरा में दोनों आइसोगैमिस होते हैं। यूलोथ्रेक्स में क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं, और जो स्पायरोगाइरा के गैमिट्स होते हैं उसमें फ्लैजिला नहीं होता। बात खत्म, इतना ही बताता वो। दूसरा क्या बताता कि एनाइसोगैमी की अगर हम बात करते हैं तो एनाइसोगैमी किसमें, उडोराना में पाई जाता है। इसमें डिसिमिलर साइज के क्या बनते हैं, गैमिट्स बनते हैं। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, इतना बता के निकल जाता, क्योंकि उसमें बताने के लिए कुछ है नहीं ना लोगों के पास। उसके बाद क्या बताता कि हाँ ऊगेमस टाइप की भी क्या होता है, गैमिट्स फ्यूजन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें उसके एग्जांपल वॉलवॉक्स है और फ्यूकस है। इसके एग्जांपल में क्या होता है, इसमें मेल कैसा होता है, लिखा हुआ है ना जेट में, मेल स्मॉलर होगा, मोटा गैमिट होता है। फीमेल कैसी होती है, लार्ज होती है, और मतलब फीमेल गैमिट कैसा होता है, लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। बताओ, इतना बताता नहीं बताता वो, और निकल जाता। तुम्हें रिवर्स हाँ। इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो नहीं बताता तुम्हें। ऊडो रेना के बारे में क्वेश्चन क्या बना सकता है, सोच के देखो क्या बनाएगा। हमने पढ़ा ये एनाइसोगेमी से, एनाइसोगेमी है, तो वो पूछेगा तुमसे किसका गैमेट कैसा होगा, तो इसका गैमेट, एक चीज तो पक्की है कि इसके गैमेट डिसिमिलर साइज का होगा। कैसा होगा, साइज डिसिमिलर होगा। अगर फ्लैजिला है तो दोनों में होगा, और फ्लैजिला नहीं है तो दोनों में नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो उसने यहाँ कोई मेंशन इसको करानी है, तो वो पूछेगा भी नहीं क्यूकस के बारे में। क्यूकस के बारे में क्या नहीं पूछेगा कि फ्लैजिला है या नहीं है। समझ आ रही बात? और अगर लिखा होगा तो आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, फियोफाइसी। फियोफाइसी में अगर फ्लैजिला है तो लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्वेश्चन अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। हाँ। हाँ, तो बस ये चीज आती है। चलो, तो आप देखो ये कुछ एग्जाम्पल बने हुए हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें देखो ये हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है, वैसे भी ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये कैसा है, ये एक ग्रीन एल्गी है। क्या है, ग्रीन एल्गी है। और ये किस टाइप से पाई जाती है, ये कॉलोनिक फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में, कॉलोनिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसको कॉलोनियल एल्गी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, वोल बॉक्स। क्या नाम है इसका, वोल बॉक्स। और इनके नाम यहाँ पे नीचे लिखे होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे नाम लिखने से अच्छा है इनके सामने इनके नाम लिखो, इनके सामने। तो ये क्या है हमारे पास, ये वोल बॉक्स है। समझ आ रही बात? क्योंकि तुम पहले यहाँ देखोगे फिर नीचे जाओगे तो कई बार किसी का स्ट्रक्चर देख के और किसी का नाम देख लोगे। समझ आ, क्या गलती गलती क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर देखोगे तुम किसी का और नीचे नाम पढ़ लोगे किसी का गलती से, और तुम उस स्ट्रक्चर को उस नाम से पहचानने लगोगे अपनी मर्जी से मन में। नहीं समझ आ रही बात? सामने तो ये ही बॉल लिखा बॉक्स हो है। गया। हाँ, तो ऐसे सामने लिख लिया हो, जो नाम जिसका दिया हो उसको एक बार नाम सामने लिख लो, तो उसके साथ में नाम देखिए। क्योंकि तुम यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे फिर तुम नीचे पढ़ने के लिए जाओगे, पता चला तुम्हें पढ़ना था फर्स्ट और तुमने पढ़ के लिया सेकंड, और फिर तुमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर के लिए वो नाम याद हो जाएगा। ये चीज समझो, तो उस नाम से उस स्ट्रक्चर को पहचानने लगोगे, वो गलत हो जाएगा काम। तो ये क्या है, बॉल बॉक्स है, ऐसा होता है, बॉल की जैसा होता है। ये क्या है, ये हमारे पास स्पाइरो वायरा है, सॉरी क्या है, ये यूलोथ्रेक्स है। क्या है ये, यूलोथ्रेक्स है। तो इसको यहाँ लिख लोगे, लिख लोगे ये यूलोथ्रिक्स है। जब हम बोर्ड में पढ़ते थे ना, मैंने 11th 12th करा था, तो यूलोथ्रिक्स एक पूरा क्या था, एक 4 पेज का पूरा वो होता था, 3 पेज का। यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ते थे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, यूलोथ्रिक्स कहाँ पाया जाता है, उसके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते थे, पूरा है ना, पूरी पूरी साइकिल, लाइफ साइकिल पढ़ते थे उसकी, सब कुछ पढ़ते थे उसके बारे में, इनको उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ते थे। ऐसे स्पायरोगायरा का पूरा 11th 12th में पढ़ा है मैंने ये, 11th 12th में मैंने पढ़ा है। इसके गैमिट का कैसे फ्यूजन होता था, कैसे है ना गैमिटेंजिया बनती थी, कैसे एकाइनेट एकाइनेट नाइट के भी क्या होते हैं, स्पोर बनते थे, बहुत डिफरेंट टाइप के स्पोर होते थे। तो वो सारी चीजें होती थी, बट तुम्हारे में केवल नाम दिया हुआ है। सोचो देखो, तुम्हारे अंदर उसमें केवल सिलेबस में नाम ही दिया है, उसका डिटेल्स तो है ही नहीं, जो कि मेरे 11th 12th में मैंने पढ़ी है।
मेरे पास घर पे बुक भी पड़ी है, तो अगर 11th तक की अपनी बुक दिखाऊंगा बायोलॉजी की, तो ये मिल जाएंगे। यूपी बोर्ड में पहले बहुत मोटी बुक होती थी बहुत उस टाइम पे, जब मैंने करता था, है ना, 2022 2022 बोल रहा हूँ, 2014 में, 2012 13 14 में, तब बहुत मोटी बुक किताबें होती थी, तो उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो मैं तो केवल नाम याद करना है बस, यूरो 6 कैसा है, ये ग्रीन एलगी है। कैसी एलगी है? ग्रीन एलगी। तो एक ग्रीन एलगी ये हो गई, एक ग्रीन एलगी ये हो गई। तो एग्जाम्पल बोलोवॉक्स दिया है, एग्जाम्पल यूरो 6 दिया है, और एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा भी आता है, वो भी क्या है? ग्रीन एलगी है। क्लेमाइडोमोनास भी क्या है? ग्रीन एलगी है। रहेगा याद नहीं रहेगा? यस। ठीक है, तो वैसे तो क्लेमाइडोमोनास को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इसके अंदर पढ़ेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि उसको तो प्रोटिस्टा में रखा हुआ है, और हमने इसको पढ़ प्लांट किंगडम में लेते हैं और रखा उसको किसमें क्या है? क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है ना। हाँ। तो इस हिसाब से फिर देख लो, आइडिया लगा लो। हालांकि इसमें देखो एलगी में लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें क्या कर सकते हैं, लिखिए तो लिखिए, उस हिसाब से करते हैं हायर क्लास में, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन करके उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे जैसा लिखा हुआ है। इसको क्रोमाइडोमोनास को तुम एलगी में ही याद करना। ठीक है, चलो आगे। क्या लिखा है कि एलगी आर यूजफुल टू मेन useful to man in variety of ways, at least half of the total carbon dioxide fixation। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब होता है कार्बन डाई गैस से फूड बनाने की प्रोसेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं। समझ रहे हो? प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर उससे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फूड बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं। समझ आ रही बात? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। इतना समझ आया? तो कह रहा है कि जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब मान लो कि अगर मैं मान लूं कि इस धरती पर, मैं एजम्पशन मान रहा हूँ, बस मान रहा हूँ, है ना, समझने के लिए, वैसे तो बहुत ज्यादा होती है। मैं मान रहा हूँ कि 100 मोल, कितने टोटल मोल? केवल 100 मोल ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आती है एक टाइम पीरियड में, यहाँ पे जैसे रिलीज होती है, मतलब हम रिलीज करते हैं, या 100 मोल हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में है। तो उस 100 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? हाफ, कितना? उसका हाफ, तो हाफ कितना हो गया 100 मोल का? 50 मोल। यानी कि 50 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स करता है? तो एल्गी फिक्स करती है। नहीं समझ आ रही बात? यस सर, आ गई। यानी कि उस 100 मोल को यूज करके, कितने मोल को? 100 मोल थी टोटल, 100 मोल को तो पूरा यूज नहीं कर पाएगा, तो 100 मोल के 50% पार्ट को एल्गी क्या कर सकती है? एल्गी उससे क्या बना लेती है? अपना फूड बना लेती है। यस सर। समझ आई ना बात? तो वही चीज रखिए, हाँ। तो याद रखना है कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करती है। उसके अलावा क्या लिखा है? ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी। ठीक है, ये चीज समझ आना चाहिए कि कौन करता है? एल्गी करती है। थ्रो फोटोसिंथेसिस, तो ये चीज पता है कार्बन डाइऑक्साइड किससे फिक्सेशन होगा? खाना किससे, फूड किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब मैंने बता दिया ना, फोटोसिंथेसिस करना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिक्सेशन का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। इतनी सारी एल्गी धरती पर पाई जाती है, क्योंकि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 50% किसमें? कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज में, या जो 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 हर एल्गी क्या करती है? अपने अपने हिसाब से फूड को बनाती है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो अपने हिसाब से क्या बनाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कौन किस रूप में स्टोर करता है फोटोसिंथेसिस में। हालांकि बनाते तो सब लोग क्या है, ग्लूकोज ही बनाते हैं, ग्लूकोज ही बनाते हैं, फिर उसको अपने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने लिए रख लेते हैं। तो वही हम देखेंगे। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। सोच के देखो क्या लिखा है, कितनी मस्त बात लिखी है। क्या हम लोग को पता नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन निकलती है? जल्दी से बोलो। पता है ना कि अगर कोई पता है। फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या क्या निकालता है? ऑक्सीजन निकालता है। तो यस। सोचो प्लांट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी कहाँ होती है? एक्वेटिक होती है। क्या होती है? एक्वेटिक, यानी कि पानी के अंदर। अगर ये पानी के अंदर है और वहां पे फोटोसिंथेसिस करेगी, समुद्र जो मराइन है ना, होता है ना, समुद्र होते हैं यानी कि ओशन होते हैं, उनमें भी एल्गी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो क्या उनके अंदर अगर एल्गी है, और अपने अपने जो अपने आसपास की वाटर बॉडी होती है वहां पे भी एल्गी होती है, तो अगर पानी में क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर एल्गी है, सोचना, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगी? और फोटो अगर सिंथेसिस करेगी तो क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीजन रिलीज करेगी। फूड तो बनाएगी बनाएगी, साथ में ऑक्सीजन को भी रिलीज करेगी। और जब ऑक्सीजन को वो रिलीज करेगी तो क्या होगा? सोचो।
तो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है क्या वो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अरे बोलो। बढ़ जाएगी ना। तो वही क्या लिखा है कि बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर एनवायरनमेंट, इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी तुरंत तुरंत जैसे ही फोटोसिंथेसिस करता रहेगा तो बढ़ाता रहेगा। तो बताओ इसका फायदा किसको होगा? जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहा है पानी के अंदर, तालाब पॉन्ड के अंदर या झील के अंदर, किसी के अंदर अगर एल्गी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, और वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस करके अगर मान लो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रही है, तो बताओ इसका फायदा किसको होगा? अरे बोलो जल्दी से, इसका फायदा किसको होगा? नहीं बोल रहे हो। जो जो पानी में रह रहे हैं उनको, हाँ, जिंदगी। यानी कि एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक जो है ना एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक उसमें रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको उसका फायदा होगा। ये चीज हमें पता, याद समझ में आज समझ लॉजिकल है ना चीजें कि नहीं है? हाँ है। उसके बाद क्या लिखा है, दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। तो अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग खा रहे हैं, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में, उस टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ अगर ये लोग खा रहे हैं, तो क्या ये लोग ज्यादा ज्यादा क्या नहीं बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है इसका मतलब, तो ये ज्यादा क्या बनाएंगे? एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। और ये क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। क्या है ये? प्राइमरी प्रोड्यूसर, याद रखना। एल्गी क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। हम पढ़ेंगे जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, है ना, कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वहां। देखिए एल्गी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि सबसे पहला जो कोई है जो कि एनर्जी इस कंपाउंड का प्रोडक्शन करता है, तो वो कौन करता है? एल्गी करती है। कौन करती है? एल्गी करती है। तो ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये क्या है? बोलो हाँ या प्राइमरी ना। प्रोड्यूसर, यस सर। ठीक है। which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। देखो अच्छी लाइन है कि नहीं है? क्या कह रहा है कि अगर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सोच के देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ये फूड बनाएंगे और जिनको जिंदा रहना है पानी के अंदर, वो इसको खा के जिंदा रहेगा। ध्यान से समझना। अगर मान लो हम किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में से एल्गी को निकाल दें, तो क्या वहां पर रहने वाले एनिमल जिंदा रह पाएंगे या मर जाएंगे सारे सारे? सोचो जल्दी से। सही रहता है। मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसने फूड बनाया, तो कुछ छोटी छोटी मछलियां या छोटे छोटे लोग हैं खाने वाले, वो उस एल्गी को क्या, वो कैसे, वो हार्बिवोरस है मान लो, वो घर खा के जिंदा रहते हैं, तो वो आएंगे और उसको खाएंगे और वो जिंदा रहेंगे। तो उनको क्या है, बड़ी मछलियां उनको खाएंगी या बड़े एनिमल उनको खाएंगे, उनसे बड़े एनिमल जो होंगे उन बड़े लोगों को खाएंगे। तो इस तरीके से एक चेन बनेगी नहीं बनेगी, एक साइकिल। क्या बनेगी? एक साइकिल बनेगी। समझ लो ना। तो अगर मान लो हम इन्हीं को हटा दें, इन्हीं को हटा दिया जाए यहाँ से, एल्गी को ही हटा दिया, तो एल्गी को खाने जो, अब एल्गी को जो खाता था छोटे 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 है ना एनिमल खाते थे, या मछलियां छोटी वाली खाती थी, उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो पहले तो वही मर जाएंगे। अगर वो मर जाएंगे तो उनको जो खाते थे वो क्या खाएंगे अब, तो वो भी मर जाएंगे। तो और बड़े वाले को जो खाते थे वो भी मर जाएंगे, क्योंकि किसी को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि खाना जो बना रहा था वो कौन बना रहा था? एल्गी। खाना कौन बना रहा है पानी के अंदर? एल्गी बना रही है। ग्लूकोज कौन बना रहा है पानी के अंदर? पानी पी के तो जिंदा रहेंगे नहीं सबके सब। फूड प्रोडक्शन कौन करेगा? एल्गी करेगी। एल्गी नहीं तो कौन करेगा? तो वही चीज क्या है कि बेसिस ऑफ द फूड साइकिल। तो पूछा जाए कि एक्वेटिक, सभी एक्वेटिक एनिमल के लिए जो फूड का बेसिस होता है वो कौन होता है? तो एल्गी फूड का बेसिस होती है। एल्गी क्या होती है? फूड का बेसिस। यानी कि अगर किसी भी एनिमल को फूड चाहिए तो एट द एंड वो कहां से आ रहा होगा? वो एल्गी से ही आ रहा होगा। एट द एंड कहां से आएगा? डायरेक्ट आ सकता है या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ रहे हो ना हाँ। कैसे? कोई या तो छोटी छोटी मछलियां एल्गी को खा रही हैं और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही हैं, इस तरीके से हो सकता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखा जाए तो किस पर डिपेंडेंट है वो? किस पर डिपेंडेंट है? एल्गी पर डिपेंडेंट है। ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफाइरा, लेमिनेरिया एंड सार्गैसम, ये तीनों की तीनों की अगर हम बात करेंगे तो अभी देखेंगे ये कौन कौन किसके अंदर कौन आती है। ठीक है। तो लेमिनेरिया, सार्गैसम, कौन कौन सी? लेमिनेरिया और सार्गैसम तुम्हारा आता है किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर। किसके अंदर आता है? ब्राउन एल्गी के अंदर। और पोरफाइरा हमारा आता है किसके अंदर?
कहाँ गया? पोरफायरा आता है हमारा रेड एल्गी के अंदर। किसके अंदर आता है? अभी Red पढ़ेंगे algae। जब देखेंगे। तो कह रहा है कि पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगैसम जो क्या है एल्गी की, इनकी कुछ स्पीसीज होती हैं। इनकी क्या होती है? कुछ स्पीसीज होती हैं। ये तीन की बात नहीं कर रहा है, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि इन पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम की कुछ स्पीसीज, इन सब की क्या है? कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। उन स्पीसीज का नंबर कितना है? 70। कितना? 70। इसका मतलब कुछ स्पीसीज किसकी होंगी? पोरफायरा की होंगी, कुछ स्पीसीज किसकी होंगी? लैमिनेरिया की होंगी, कुछ स्पीसीज किसकी होंगी? सार्गेसम की होंगी। तो इन सभी की स्पीसीज को जो मिला के कितनी 70 स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि क्या है? मराइन एल्गी हैं, और उनको एज अ फूड यूज किया जाता है। कैसा? एज अ फूड लोग, ह्यूमन बीइंग लोग क्या करते हैं? एज अ फूड उनको यूज करते हैं। बताओ हाँ या ना? Yes sir। ये मत समझ लेना ये पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम का मतलब तीन स्पीसीज से है। ये तीन मान लो जेनरा दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ये तीन जेनेरा है। पोरफायरा एक जेनरा मान लो, लैमिनेरिया का एक जेनरा मान लो, उसका जेनरा का नाम कुछ अलग होगा, सार्गेसम का जेनरा अलग मान लो। तो इनकी 70 क्या है? स्पीसीज है। सबकी स्पीसीज कुछ कुछ स्पीसीज होंगी, लैमिनेरिया की कुछ, कुछ सार्गेसम की कुछ, पोरफायरा की। इन सभी की स्पीसीज को काउंट करके बताया कि इनकी इन तीनों की स्पीसीज 70 स्पीसीज ऐसी होंगी जिनको एज अ फूड यूज किया जाता है। ठीक है। अब हमें याद क्या रखना है कि पोरफायरा क्या है? पोरफायरा एक रेड एल्गी है, और लैमिनेरिया, सार्गेसम दो ब्राउन एल्गी। अभी इसमें एग्जांपल आगे लिखे तो समझ आ जाएगा कौन रेड एल्गी है कौन ब्राउन एल्गी है। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी करके पूछ सकता है। ऐसा पूछ लेगा कि 70 स्पीसीज जो मराइन एल्गी की यूज होती है, यहाँ सुनना, 70 स्पीसीज और जो मराइन एल्गी की यूज होती है उसमें कौन कौन सी एल्गी होती है? एक ऑप्शन होगा क्लोरोफाई, मतलब क्लोरोफाइसी। एक होगा फियोफाइस, मतलब ऐसा बोल देगा ग्रीन एल्गी, साथ में उसके ब्राउन एल्गी लग देगा। एक बार लिख देगा क्लोर कौन सी? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी लिख देगा एक ऑप्शन में। एक ऑप्शन में लिख देगा कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी लिख देगा। एक में लिख देगा कि इन तीनों को एक साथ रख देगा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो ऑप्शन चूज कर लोगे, Yes sir। क्या होगा? क्या आंसर होगा? Brown और red algae। ब्राउन एंड रेड, इनके नाम को हटा देगा और ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। कह रहा है सर्टेन मराइन ब्राउन एल्गी, सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट्स केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल होते हैं, और ये वाटर होल्डिंग केमिकल होते हैं। कैसे केमिकल होते हैं? वाटर होल्डिंग केमिकल्स होते हैं। वाटर होल्डिंग केमिकल्स होते हैं, यानी कि काफी टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। या इसको हम अगर वाटर होल्डिंग ना बोल के, अगर हम इसको हाइड्रोकोलाइट्स बोला है उसने, कोलाइट्स तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या होते हैं। एक चीज होती है हाइग्रोस्कोपिक। कुछ ये क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब है कि कोई केमिकल ऐसा होता है वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब कर लेता है। सर तो कह रहा है कि हाइड्रोकोलाइट, बायोल्यूमिनेंस बायोल्यूमिनेंस। क्या होता है? बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग बीइंग, और हाँ। लुमिनेंस मतलब क्या होता है? लाइट, लाइट निकालना। तो अगर कोई लिविंग बीइंग ऐसा है, कोई लिविंग बीइंग ऐसा है जो कि अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है, तो क्या बायोल्यूमिनेसेंस हो गया। जैसे अरे जुगनू देखिए ना, जुगनू, जुगनू हाँ। क्या बोलते हैं उसको? लाइट Yes। फ्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फायर फ्लाई। हम्म। फायर फ्लाई होती है ना, तो वो उड़ती है, तो वो भी क्या है? वो भी तो बायोल्यूमिनेसेंस दिखा रही है ना, क्योंकि वो एक लिविंग हाँ। बीइंग है और उसके अंदर से लाइट निकल रही है, तो वो भी क्या? बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रही है। तो कोई भी लिविंग बीइंग जो कि क्या अपने अंदर से लाइट निकाल रहा होगा वो बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है। ठीक समझ है। आई बात? तो ये हम हाँ। लोग किसमें टीनोफोरा में पढ़ेंगे, टीनोफोरा में ऐसा होता है ना? टीनोफोरा में सर बायोल्यूमिनेसेंस की, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। तो कह रहा है कि कुछ ब्राउन एल्गी और कुछ रेड एल्गी ऐसी होती हैं जो कुछ क्या करती हैं? हाइड्रोकोलाइट्स को रिलीज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं लार्ज अमाउंट में। और उनका हाइड्रोकोलाइट्स का काम क्या है? तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग। कुछ और भी लिख के दे सकता है इस वाटर होल्डिंग की जगह पे। सोच रहे हो ना? समझ हो ना? वाटर होल्डिंग क्या बोल देगा कि हाइड्रोकोलाइट्स कुछ और होते हैं, कुछ और होल्ड करते हैं, तो ये तुम्हें पता रहना चाहिए। हाइड्रो पहले पहले तो उसका नाम से ही समझ आ रहा है, हाइड्रोकोलाइट्स,
है। एक तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन होल्डिंग सब्सटेंस, क्या बोल देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। होल्डिंग होल्डिंग सब्सटेंस। कुछ लोग को हाइड्रोक्लोराइड से ऐसा नहीं, फिर हाइड्रो होने का मतलब है पानी से, किससे, पानी, वाटर, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल लिखा है। एक एग्जाम्पल होता है एल्जिन, क्या होता है एल्जिन। तो एल्जिन कहाँ से मिलता है, तो एल्जिन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से। कहाँ से मिलता है, ब्राउन ब्राउन एल्गी से। एल्गी। और एक मिलता है कैराजीन, क्या मिलता है, कैराजीन। तो कैराजीन कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से। अब इसका याद करने का सिंपल है, क्या सिंपल है, इसमें बहुत बार आर आ रहा है, देखो है ना, कैरा आ रहा है ना, रा, तो रेड एल्गी यस होगा। सर। और इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है एल्जिन में से ना, इसमें तो आर आ ही नहीं रहा है, तो ये ब्राउन एल्गी हो गया। नहीं समझ आ रहा, अभी याद सर। रह जाएगा ना। रेड एल्गी हाँ। क्या, इसमें बहुत बार आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये रेड एल्गी होगा। ये एल्जिन तो ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उल्टा करना है जस्ट उसका। इसके अलावा क्या है कि विच आर यूज कमर्शियली, तो इनको कमर्शियली यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, कमर्शियली यूज किया जाता है। यानी कि कुछ में अगर मैं कहीं किसी में नमी बना के रखनी है, किसी भी चीज में हमें क्या चाहिए, हमें नमी बना के रखना है, तो हम क्या करेंगे, और उसके चारों तरफ इसको लगा देंगे, तो पानी को ये बाहर वेपराइज नहीं होने देगा। सोच रहे हो ना, पानी को ये बाहर वेपराइज नहीं होने देगा, और इससे वाटर रिटेन रहेगा। तो यानी कि ये उसको नम रखेगा, कैसा, मॉइस्चर उसको प्रोवाइड करेगा। नहीं समझ आ रही बात, आगे। आ रही ना। उसके अलावा लिखा है कि अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड क्रेसिलेरिया। क्रेसिलेरिया, जेलिडियम भी क्या है, तो एल्गी है, और ये रेड एल्गी है, क्या है, रेड एल्गी है, क्या है, रेड एल्गी है। तो क्रेसिलेरिया और जेलिडियम से क्या मिलता है, अगार, अगार नाम का केमिकल मिलता है, क्या मिलता है, अगार, अगार क्या मिलता है, अगार, सर अगार। अरे बोल, कैल्शियम और एल्गी, ब्राउन, क्या बोल, ब्राउन एल्गी और एल्गी दिया हुआ है। कैराजीन और एल्गिन और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दिया हुआ है। क्या किसमें, वो अरे यहाँ पर जो हम लोग पढ़े ना, कैराजीन रेड एल्गी है, आर यूज्ड हाँ कमर्शियली। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी दे सकते हैं क्या, 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं देगा, इसके लिए नहीं देगा वो अलग चीज है। ये स्टेटमेंट अलग है पूरा, जो वो फूड के लिए बात कर रहा है, वो 70 एलगी में। ठीक समझ है। रहे नहीं समझ रहे हो, हाँ, हाँ वो ठीक है। 70 स्पीसीज वो फूड के लिए बात कर रहा है। मुझे थोड़ा सा तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा, तुम कुछ और वैसा पूछना चाह रहे हो तो यहाँ पे टाइप करके दिखा दो मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि पूछ कितना क्या चाह रहे हो। नहीं ठीक है, रहने दो। कई बार समझने में नहीं आता मेरे को, क्योंकि आवाज मेरे से बहुत अजीब सी आती है। अभी तो इतना ज्यादा हो रहा है कि मेरे कान में हो रहा था, मैंने तो स्विच भी कर दिया है, एक कान में ही आवाज जा रही थी बहुत ज्यादा अजीब सी। तो तुमसे बोला कि तुम चेंज कर दो ईयरफोन को अपना, एक ईयरफोन लेके आ जाओ नया सा। ठीक है, बोलो हाँ या नहीं जल्दी से। यस तो सर। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया क्या है, दोनों रेड एल्गी, क्या है ये, रेड एल्गी। इससे क्या मिलता है, इससे में अगार, अगार नाम का केमिकल मिलता है। कौन से नाम का केमिकल, अगार, अगार, क्या मिलता है, अगार, अगार। तो देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन आएगा कि अगार, अगार और कैराजीन तो केमिकल है कि नहीं है, बताओ ये, ध्यान से। तो पूछते, एक स्टेटमेंट लिख देगा, अगार, अगार एंड कैराजीन, ध्यान सुनना, अगार, अगार आर एंड, अगार, अगार एंड कैराजीन आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच क्लास ऑफ एल्गी, कहां से मिलता है ये। तो देखो अगार, अगार तो हमें पता है किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, क्योंकि जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है। और कैराजीन भी हाँ। कहां से मिलता है, रेड एल्गी से। तो एक ही ऑप्शन होगा, रेड एल्गी। समझ आया। यस सर। अब बात आती है कि इस अगार, अगार की हम जो बात कर रहे हैं, केमिकल मिल रहे हैं जेलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज हम करते हैं एक तो माइक्रोब्स को ग्रो करने में, पैट्री प्लेट हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम यूज करते हैं अगार, अगार। हालांकि हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉलफेयर हम पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। तो अगर हमें बैक्टीरिया को ग्रो करना है, क्या करना है, बैक्टीरिया को ग्रो करना है कुछ स्टडी करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो हम उनको अगार, अगार देते हैं, तो बैक्टीरिया खा पी के आराम से स्ट्रांग हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर जाते हैं। समझ रहे हो ना। इसके अलावा हम जेल, क्या, अगार, अगार का यूज आइसक्रीम एंड जेलीज में भी करते हैं। किसमें करते हैं, आइसक्रीम में भी करते हैं, और जेलीज में भी अगार, अगार का हम यूज करते हैं। इसके अलावा अब एक नया स्टेटमेंट आ रहा है, नई चीज आ रही है कि क्लोरेला, क्लोरेला आ यूनिसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन is used as food supplement even by
स्पेस ट्रेवलर। इसको स्पेस ट्रेवलर क्या करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं, एज अ प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, यस जल्दी सर। से। क्या क्लोरेला क्या है, क्लोरेला क्या है, एक एल्गी है। क्या है पहली चीज तो क्या है, एल्गी। और कैसी एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गी है। क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेल्युलर एल्गी है। जैसी हमें याद रखनी है, कोई क्वेश्चन आएगा, क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेल्युलर एल्गी है, और कौन, क्लोरेला भी। हालांकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इनको हम कहाँ पढ़ना चाहिए था, इनको हमें पढ़ना चाहिए प्रोटेस्टा के अंदर, लेकिन इसके अंदर पढ़ाया जाता है, क्लासिकल चीजें थोड़ी सी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो फिर हम देखना पड़ेगा कि क्या हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था आर एच करके अगर क्वेश्चन आएगा ना, आर एच टेकर करके अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें आंसर कैसे करना है, फिर वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें आंसर कैसा करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, एक चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है स्पाइरुलिना के बारे में। किसके बारे में, स्पाइरुलिना के बारे में। बोलो हाँ या ना। स्पाइरुलिना एक साइनो बैक्टीरिया है, ध्यान से, क्या है, स्पाइरुलिना एक साइनो बैक्टीरिया है, क्या उसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है, क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनो बैक्टीरिया है। लेकिन क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। क्या है, ध्यान से, क्लोरेला एक एल्गी है और स्पाइरुलिना एक क्या है, साइनो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। हालांकि वो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, उसका नाम पहले उसको एल्गी मानते थे, बट वो अब एल्गी नहीं है, उसको फिर भी उसका पुराना नाम चल रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये भी प्रोटीन के लिए यूज होता है, ये भी प्रोटीन के लिए यूज होता है, और स्पाइरुलिना भी किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन के लिए यूज होता है। मेरे से दोनों एक साथ दिए हुए हैं, कहाँ पे, तो अभी पढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ दिए हुए हैं, स्पाइरुलिना और कोलेरा। तो अच्छा दोनों दिए ना क्लोरेला, तो उसमें देखो लिखा हुआ है हाँ, होगा, एक एल्गा है और एक क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, लिखा है क्या। तो लिखा है कोलेरा एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। हाँ तो ये गलत है स्टेटमेंट, है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि एक एक यूनिसेल्युलर एल्गी है और एक क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। यूनिसेल्युलर तो वो ही होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर तो है, बट एक एल्गी है और एक क्या है, बैक्टीरिया है, समझो ध्यान से। वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब होता है साइनो बैक्टीरिया। क्या होता है, साइनो बैक्टीरिया। दोनों में ही क्या है, दोनों ही रिच इन प्रोटीन है। तो स्टेटमेंट में करेक्शन देखो, एनसीए नहीं एनसीईआरटी मेरे पास, तो ये करेक्शन हुआ है उसमें, क्या हुआ है, करेक्शन। तो वो लाइन को तुम वहां से काट दो या फिर उसमें करेक्शन कर लो। मैंने बोला तुमसे एक नई बुक ले लो, तुमने नई बुक नहीं ली, समझ आ रही बात। उसके बाद क्या लिखा है, इज यूज स्पेस ट्रेवलर, यानी कि जो कहाँ जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर होते हैं ना, यानी कि क्या बोलते हैं, उस पर जाते हैं, स्पेस स्टेशन पे जाते हैं ना, स्पेस स्टेशन है बना हुआ है हवा में ऊपर, उस पर जाते हैं। तो वो लोग स्पेस में जो लोग जाते हैं वो एज अ प्रोटीन पे, जिंदा रहना तो प्रोटीन तो चाहिए ना बॉडी, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फैट भी चाहिए। तो उसकी करने के लिए अभी थोड़ी ना वहां पे ब्रेड पकौड़े लेके जा रहे हैं और स्पेस में बैठ कर ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं ये नहीं, वहां पे कुछ टैबलेट्स खाते हैं, केमिकल है ना, वो चीजें यूज करते हैं और अपने फूड के लिए ऐसी चीजें यूज करते हैं। ये नहीं है कि वहां पे पता लगा कि धुआंधार चीज खा ली, फिर बाद में गैस बन रही है, पूरे में गैस फैला रहे हैं। स्पेस स्टेशन है वो समझ आ रही बात यानी। तो वहां पर प्रोटीन की पूर्ति, यानी प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, अभी नहीं सोयाबीन लेके बैठ गए, सोयाबीन तल रहे हैं और खा रहे हैं, प्रोटीन चाहिए बोले मेरे को, दाल बना रहे हैं, अच्छी दाल बना खा रहे हैं, ये सब नहीं होता। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वैसा आइटम हमें रखने है ना, कि पैकेज वाला फूड रखा होता है। वहाँ पे तुम आप ना तुरंत जाके एकदम मटर पनीर नहीं है, मटर पनीर लाए, मुझे प्रोटीन चाहिए, पनीर काट रहे हैं, मटर डाल रहे हैं ना, छौंका लगा रहे हैं, उसको बना रहे हैं, फिर खा रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन तो प्रोटीन के लिए क्या करते हैं वहाँ पे, या तो हम क्लोरेला का यूज करते हैं और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, स्पाइरुलिना। समझ आ रही बात। यस सर। स्टेटमेंट आ सकता है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पुरानी एनसीईआरटी में वो स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत। समझ आ रही बात। अब स्टेटमेंट सही क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और एक यूनिसेल्युलर एल्गा है, तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलो हाँ या ना। हाँ। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास, तो एल्गी को 3 मेन क्लास में डिवाइड करा है, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में और रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को हम बोलते हैं कौन से, ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। तो साफ साफ समझ में आया, क्लोरो मतलब ग्रीन, कोई रॉकेट साइंस है क्या, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफाइसी
ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। रोडो रेड आ रहा है ना, रेड रोडो, तो याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जाएगा सर। हो जाएगा। अब क्लोरोफाइसी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या है क्लोरोफाइसी? कह रहा है कि द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो ये क्या रॉकेट साइंस है इसमें? ये लाइन पहली बर्बाद, बेकार, हमारे लिए कोई काम की नहीं है। मतलब हमें इसमें फोकस, इसमें हमें याद नहीं करना है। हम आप इतनी सारी लाइन दी, हमें कौन सी याद रखनी है वो हमें फोकस करना है। तो ये इस लाइन को हमें नोट्स में भी डालने की जरूरत नहीं है एक तरीके से। इतना ज्यादा हमें ये चीज पता है, कोई चीज हद से ज्यादा पता है तो उसको हम क्यों लिखना है? समझ रहे हो? तो मैं पता क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि हम अभी नोट्स बना लो अपना, उस नोट्स को जब अगली बार गो थ्रू कर जाओ, एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, एक महीने बाद गो थ्रू कर जाओ, उस नोट्स को पढ़ो जो तुम्हें जस्ट बिना पढ़े या एक सेकंड में याद आ जाए, उसको नोट्स में से हटा ही दो। मतलब वो तुम्हारे मेमोरी में अच्छे से बस चुका है, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हारे दिमाग को, उसको हटा दो। तुम अपना डाटा कम कर दो, उसमें से वो चीज हटा दो, और फिर से फ्रेश नोट्स बनाओ। उसी नोट्स से अपना एक फ्रेश नोट्स बनाओ, इसमें तो वो चीज लिखनी है जो कि तुम्हें याद नहीं रहती या तुम भूल रहे हो, अभी भी भूल रहे हो। जो चीज तुम्हें याद होगी, अगर तुम्हें याद हो गया क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गी होता है, तो नेक्स्ट टाइम तुम नोट्स में अपने क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी लिखने की जरूरत नहीं है। वो चीज तुम जानते हो, वो तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे बच चुकी है, वो नहीं जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास बहुत छोटा सा बचेगा याद करने के लिए उस चैप्टर से। क्योंकि इतने बार तुम उस पहले वाले को देखोगे, याद हो गया, उससे तुमने दूसरे नोट्स बना लिया उसी पेज में। पहले तुम मान लो तुम्हारे पास पहले उस एक चैप्टर के 8 पेज का नोट्स था, लेकिन जब तुमने फर्स्ट टाइम रिवीजन करा तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो चीज तुम्हें परमानेंट पहले से याद है, तो लगता है ये तो हम कभी भूलेंगे नहीं। तो अब उनको हटाओ, जो जो याद नहीं रहता उसको नए नोट्स बनाओ, 4 पेज के या 6 पेज के, 5 पेज के, कितने पेज का बनाना है बनाओ, उसमें जो जो पता है उसको हटा दो, कम पेज का नोट्स बन जाएगा। अगली बार फिर तुम 15 दिन बाद या 20 दिन बाद एक बार फिर से रिवीजन मारो जो 5 पेज का नोट्स है, उसमें से देखो तुम्हें क्या क्या याद है, क्या क्या याद है, जो जो याद है उसको फिर हटा दो। तुम्हारे दिमाग में जस्ट एक बार में रिकॉल हो रहा है, उसको हटा दो, फिर जो कम बच रहा है उसको लिख लो। तो ऐसे करते करते अपने 2 पेज के नोट्स तक ले जाओ उसको चीजों को, और जो याद है उसको हटाते जाओ, ऐसे चीजें याद हो जाती हैं। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। तो क्लोरोफाइट्स के अंदर कैसा कह रहा है कि द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर हो सकती है, प्लांट बॉडी कॉलोनियल हो सकती है, फ्लामेंटस हो सकती है। कैसा? यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है और फ्लामेंटस हो सकती है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लोरोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लेडोफोरा, है ना? अरे बोलो, दोनों ही कैसे हैं? ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा भी और क्लेमाइडोमोनास कैसा है? ग्रीन एल्गी है और यूनिसेलुलर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये एग्जाम्पल। अच्छा, कॉलोनियल का एग्जाम्पल बताओ, क्या हो गया क्या होगा इसका एग्जाम्पल कॉलोनियल का? अरे बोलो जल्दी से, बोल बॉक्स। क्या होगा? वॉल बॉक्स ही लिखा है एनसीईआरटी में, ग्रीन एल्गी है, यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख ही रहा है मैं, तो वो देख लेना। और फ्लामेंटस, तो फ्लामेंटस के एग्जाम्पल बता चुके हैं। आइसोगेमी के जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, वो दोनों क्या है? फ्लामेंटस है। तो क्या हमने पहले पेज में जो चीज पढ़ी है, क्या वो रिपीट हो गई यहाँ पे स्टार्टिंग में? यस। तो हमें याद था। दे आर यूजुअली ग्रीन, ग्रास ग्रीन, कैसे? ग्रास के हरे के जैसे दिखते हैं, ग्रास के जैसे ग्रीन, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसके अंदर कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। और ये वाला पिगमेंट किसमें होता है? ये प्लांट्स, ये वाला जो पिगमेंट है ना, वो हमारे हायर प्लांट्स में भी होता है। किसमें होता है? हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ही होता है। ठीक है। तो इस वजह से ये कैसे दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के कुछ शेप दे रखे हैं और इनके एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं। समझ लो ना, ये कुछ शेप दे रखे हैं और इनके एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इनके एग्जाम्पल हमें थोड़ी सी याद कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत से एक्स्ट्रा करनी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि हम जब किसके बारे में पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया के डिजीज के नाम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के नाम दे रखे हैं। उसमें उन डिजीज के नाम तो दे रखे हैं, लेकिन वो किस बैक्टीरिया से होते हैं वो नहीं दे रखा है उसमें। समझना ध्यान से, कौन कौन से डिजीज हैं जो होते हैं बैक्टीरिया से वो दे रखे हैं, लेकिन किस बैक्टीरिया से वो डिजीज होता है उस बैक्टीरिया का नाम नहीं दे रखा। तो हमें हल्की सी मेहनत इसमें करनी है। जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होता है।
तो वो चीज हमें एक्स्ट्रा वहां से पढ़नी होती है, यानी कि उनके नाम हमें एक्स्ट्रा किसी दूसरी बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं है यार, है भी तो आगे कुछ ह्यूमन, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ मिलेंगे, वैसा डायरेक्टली वहां पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कहीं पे खास लिखा नहीं हुआ है किसी चैप्टर में। इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा बाहर किसी बुक से इस डाटा को, मुझे इसको बोलते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लो थोड़ा सा इस चीज को। नहीं समझ आ रही बात? क्या पढ़ लो इसको, इसको क्या पढ़ना है, इनके शेप दे रखे हैं, तो ये किस में होता है, डिस्क्वायर्ड शेप का क्लोरोप्लास्ट किस एल्गी के अंदर, किस ग्रीन एल्गी के अंदर होता है, प्लेट लाइक किसके अंदर होता है, रेटिकुलेट लाइक किसके अंदर होता है, कप शेप किसके अंदर होता है, स्पाइरल शेप किसके अंदर होता है, रेबन शेप किसके अंदर होता है, ये चीजें हमें क्या किसी भी बुक में मिल जाएंगी। अब देखता हूँ मेरी इस बुक में शायद लिखी है कि नहीं लिखी है। एल्गी सब लिखा हुआ है कहीं तो, है तुम्हारी बुक में? नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिखता है तो देखो, नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, मैंने इस बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बट कुछ बुक्स में मिल जाता, तो उस बुक से इनको हमें नोट कर लेना है ना, इनको नोट करके अपने नोट्स में डाल लेना है। मैं बताऊंगा कितना एक्स्ट्रा, कितना टच करना है, उतना ही टच करना, बस उससे ज्यादा नहीं करना, काम ऑटोमेटिक अपना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ से हमें टच करना है। इन डिफरेंट स्पीसीज, है ना, डिफरेंट स्पीसीज में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जैसे जानते हो ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल जो ए और बी पाया जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी एक पिगमेंट है, ये दोनों पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, और ये डेफिनेट शेप के होते हैं, और क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी वेरी कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, किसी में क्लोरोप्लास्ट हमें डिस्क्वायर्ड शेप का मिलेगा, किसी में प्लेट लाइक मिलेगा, किसी में रेटिकुलेट टाइप का, तो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट स्पीसीज, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास क्या होते हैं, वन एक या एक से ज्यादा क्या होती है, स्टोरेज बॉडी होती है। स्टोरेज बॉडी मतलब जिसमें अपना फूड स्टोर कर सकें, क्या कर सकें, फूड स्टोर कर सकें, तो जिसमें फूड स्टोर करते हैं ना, उसको बोलते हैं पायरेनोइड्स। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स। और पायरेनोइड्स किसके अंदर होते हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये रॉकेट साइंस है या लॉजिकल चीज है, लॉजिकल है। क्लोरोप्लास्ट क्यों लॉजिकल है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फूड बनाने का, क्या काम है, फूड बनाने का। अब जो फूड बनाएगा, उसने फूड बनाया, उसने अपने ही अंदर एक बॉडी बना ली जिसको हम पायरेनोइड बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वो बॉडी है जिसके अंदर फूड स्टोर है। किचन के अंदर खाना बनेगा तो खाना कहाँ रखा जाएगा, बाथरूम में, खाना 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 किचन में बनेगा, खाना कहाँ रखा जाएगा, किचन में। तो अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको स्टोर भी कहाँ कर लिया जाता है, पायरेनोइड्स के अंदर, और पायरेनोइड्स कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। समझ आ रही बात? तो मान लो पायरेनोइड्स क्या है, वो बर्तन है, पायरेनोइड्स वो बर्तन है जिसके अंदर हम खाने को रखेंगे, और वो बर्तन भी कहाँ होते हैं, किचन के अंदर होते हैं। नहीं समझ आ रही बात? आ रहा है ना, कह रहा है कि पायरेनोइड्स क्या होते हैं, तो पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इसका मतलब बताओ क्या होगा, यानी कि स्टार्च के चारों तरफ प्रोटीन है या प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च है। मेरे को ये कंफ्यूजन आ गई है, मेरे को खुद आ गई है कंफ्यूजन। क्या हुआ, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च का मतलब क्या हुआ, स्टार्च के आसपास प्रोटीन है, स्टार्च के आसपास प्रोटीन है, ऐसा ना, कि प्रोटीन के आसपास स्टार्च है, स्टार्च के आसपास, तो स्टार्च के आसपास प्रोटीन है, ऐसा ऐसा चीज हो गया, ठीक है। ये इसको याद कर लेना, तो ये पायरेनोइड्स के अंदर होता है, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ पायर ड्रॉपलेट्स,
कुछ एल्गी क्या करती हैं, फूड को जो स्टोर कर रही हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में करती हैं, फॉर्म में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी करती हैं। हम किसको पढ़ रहे हैं, हम ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना ये सारी बातें किसके लिए चल रही हैं, ग्रीन एल्गी के लिए चल रही है। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। क्या इसके पास रिजिड सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इनर लेयर किसकी बनी है, सेल वॉल सेलुलोज की, और आउटर लेयर किसकी बनी है, पेक्टोज की, किसकी, ग्रीन एल्गी की। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो एनसीईआरटी ने हमें क्या बोला था, एनसीईआरटी ने बोला था जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी, यही तो बोला था हमसे। क्या बोला था उसने कि प्लांट्स, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें चार्ट बना हुआ था, तो प्लांट्स की सेल वॉल को क्या लिखा था कि वो सेलुलोज की बनी है, किसकी। तो हम उसको देख के अगर हम एल्गी का आंसर करेंगे तो सही होगा गलत होगा, आधा आंसर है वो, क्या है, आधा आंसर। हर एक एल्गी की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, लेकिन सेलुलोज एक मेन कंपोनेंट है, क्या है, सेलुलोज तो होगा ही होगा, लेकिन सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, ध्यान सुनना, सेल वॉल के अंदर एल्गी में सेल वॉल के अंदर सेलुलोज ही नहीं होगा, सेलुलोज भी होगा। समझ आ रही बात, सेलुलोज तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं। समझ आ रही बात। तो इनर लेयर ऑफ किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ग्रीन एल्गी की इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर किसकी बनी होती है, पेक्टोज की। कौन सी, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव का मतलब समझे थे ना, वेजिटेटिव मतलब कोई अंग टूट के गिर जाए और उससे कुछ नया बन जाए। वेजिटेटिव का मतलब हम लोग जो जिंदा खड़े हैं ना, हमारी बॉडी, ये पूरी बॉडी है, इसको पूरा वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। किसको छोड़ के, अपने जो जेनाइटल ऑर्गन है ना, जेनाइटल ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, उनको छोड़ दिया जाए तो होल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट है। तो ऐसे ही एल्गी का है, क्या एल्गी का भी वेजिटेटिव पार्ट होता है, और कहीं पे क्या होगा, उसका सेक्स सेक्स ऑर्गन होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो कह रहा है कि पूरे प्लांट बॉडी का जो वेजिटेटिव पार्ट है अगर वो टूट के कहीं पे गिर जाए तो वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है एक नई एल्गी बना लेता है। क्या बना लेता है, नई एल्गी बना लेता है। तो वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन पूछा जाए कि ग्रीन एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो वो फ्रेगमेंटेशन से होगा। किससे होगा, एक तो फ्रेगमेंटेशन होगा, दूसरा किसके थ्रू होता है, दूसरा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बना के भी होता है। क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बना के भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। कौन सा, वेजिटेटिव वाला। तो ये लाइन का क्वेश्चन पूछने के चांस मुझे लगता है ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक चीज याद रखना कि मोस्ट ऑफ द चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती। क्या नहीं होती, एब्सोल्यूट। और पेपर में गलती हमसे तब ज्यादा होती है, हम चीजों को एब्सोल्यूट मान के चलते हैं। क्या मान सकते हैं, नहीं समझ आ रही बात। हम चीजों को क्या मान चलते हैं, हम चीजों को एब्सोल्यूट मान के चलते हैं। हमें चीजों को एब्सोल्यूट नहीं मानना है। हमें कभी भी ये नहीं कहना कि, बोलते हैं कि डायरेक्ट किसी के मुंह पे बुराई मत करो, डायरेक्ट बुराई मत करो। और तुमने देखा पॉलिटिकल होकर रहो, कैसा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब तुम खराब हो लेकिन, क्या, तुम खराब हो लेकिन तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है। समझ आ रही है बात, कि हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट तरीके से बोला नहीं है कि तुम खराब ही हो। ऐसे ही इसमें भी है, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कोई चीज बस इसी से होगी। देखो कुछ जगह मिलेगा कि जहाँ पे केवल एक ही चीज होती है, बाकी सब जगह क्या होगा, वेरिएशन आता है, वेरिएशन। और हम आंसर कर देते हैं कि हमने अगर एक बार पढ़ लिया कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि सबके अंदर क्या है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, और उसी हिसाब से आंसर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये चीजें को एब्सोल्यूट यानी कि जनरलाइज करने का हो गया। तो कब कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो पूछेगा प्लांट किंगडम की कैसी है सेल वॉल, ध्यान सुनना, पूछेगा प्लांट किंगडम की सेल वॉल कैसी है तो सेलुलोज बोलेंगे। लेकिन जब वो प्लांट किंगडम के अंदर जाके क्लासिफिकेशन में अंदर जाके पूछेगा हमें क्लोरोफाइसिक सेल वॉल बताओ, तो हम बताएंगे क्लोरोफाइसिक सेल वॉल में सेलुलोज है, साथ में एक कंपोनेंट और होता है जिसको पेक्टोज बोलते हैं। ठीक है,
अब इनर सेलुलोज और आउटर पैक्टोज होती है, ठीक है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है और कुछ स्पोर भी, डिफरेंट टाइप के स्पोर भी बनते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो हमें पढ़ने भी नहीं। इतना ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है कि हम अगर ऐसे पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम पूरा बीएससी किताब पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम पूरी बेसिक किताब पढ़ लेंगे। इतना ज्यादा बाहर भी जाना, बस इतना जरूरत था कि हमें फ्रेगमेंटेशन पता हो। क्यों पता हो? क्योंकि हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल दिया है, कहाँ गया, यूरोथ्रेक्स का और स्पाइरोगायरा का। ये दोनों कैसे हैं? फिलामेंटस हैं। कैसे हैं? फिलामेंटस हैं। तो फिलामेंटस है तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, उस हिसाब से हमें फ्रेगमेंटेशन याद रखना है, इतनी सी बात। बोलो हाँ या ना। उसके बाद कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनते हैं, वो भी किसके अंदर बनते हैं? जू स्पोरेंजिया। इसमें क्या याद करना है? जू स्पोर बनना है, जू स्पोरेंजिया के अंदर बन जाएंगे। अब फर्क इतना है कि हम जब किसके बारे में, फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे कुछ और पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, लेकिन जू स्पोर वहां पे भी पढ़े थे हम लोग। बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या लिखा है? लिखा हुआ है द सेक्सुअल प्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। Sexual production show considerable variation in the type and the formation of sex cell and it may be isogamous, anisogamous, oogamous। यानी इसके अंदर तीनों टाइप का क्या पाया जाता है? तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यानी कि आइसोगामस भी होगा, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के, दो सिमिलर टाइप के क्या होंगे? गैमेट बन सकते हैं। दो डिफरेंट टाइप के भी गैमेट्स बन सकते हैं, और दोनों डिफरेंट टाइप के भी होंगे, और एक मेल क्या होगा? बहुत छोटा सा होगा और फ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल क्या होगी? बहुत बड़ा होगा, बड़ी होगी, और मतलब उनका उसका गैमेट बड़ा होने मतलब क्या है? उसका गैमेट बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, स्टेटिक होगा। तो ये ऊगैमस का हो गया। यानी कि इसके अंदर ऊगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस सब होता है। और इसके ये लिखे हैं एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। बोलो हाँ या ना। यस सर। सारी बातें क्लियर है ना, चीजें एकदम ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, क्लोरोफाइस को हमने पूरा पढ़ लिया, क्लोरोफाइस को हमने पूरा पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने थोड़ा सा ये पैराग्राफ भी पढ़ लिया और थोड़े स्ट्रक्चर वगैरह को समझ लिया। अब मुझे इसमें से क्या क्या तुम्हें बताना था। ये रहा हमारा बॉलबैक्स, ये भी क्या ग्रीन एल्गी है स्ट्रक्चर में, और ये भी हमारे पास क्या यूलोथ्रेक्स है, जो भी क्या ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये वाले, इसमें से ये तीन, एक दो तीन हमारे पास ब्राउन एल्गी है, और नीचे जो लिखे ना ये हमारे पास क्या तीन है, दो रेड एल्गी है। तो इनका हम जब आगे पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या इनके बारे में सब कुछ समझ आ गया अच्छी तरीके से? मस्त मस्त, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमें अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। इसमें क्या होगा? इसमें अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो इसमें ऊगैमस होगा, इसमें ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। पहली चीज तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको करना है। क्या करना है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको करना है, तो ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। क्या करेगा? ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। लेकिन अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है स्पाइरो वगैरह, तो ये करना आता है, ये आइसोगैमस तरीके से करता है। लेकिन इसके स्पोर कैसे होते हैं, तो इसके गैमेट कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड। अरे बताओ हाँ या ना। यस सर। पढ़े थे ना, पढ़े थे ना आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड पढ़ा एक, और एक नॉन फ्लैजिलेटेड। तो स्पाइरो वगैरह में कैसे थे? नॉन फ्लैजिलेटेड, और यूरोथ्रिक्स में कैसे थे? फ्लैजिलेटेड। तो इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। तो आज रखेंगे हम इतना ही, इतना रखेंगे, इतना ही रखेंगे। थोड़ा मुझे पता है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट चलने पर चीजें क्लियर हो रही नहीं हो रही है? हो रही जल्दी से, चीजें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही है? हो रही है। 3 4 5, 5 पेज मुझे पढ़ाने हैं अभी, हम समझ रहे हो ना। दूसरा दिन हुआ है मेरे पास, दूसरा दिन हुआ है, 5 पेज मुझे पढ़ाने हैं। तो 4 5 दिन तो नहीं मान लो कि, हालांकि भी ये हो गया है, क्लोरोफाइस खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया, फ्यूफाइसी पढ़ना है, ये टेबल पढ़ना है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये तो हो जाएगा ना, अपने 5 दिन में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 7 दिन या 6 दिन में अगर कोई चैप्टर हो जा रहा है और इतना अच्छे से हो जा रहा है कि एक एक लाइन हमें समझ आ रही है, तो अपना काम अच्छे चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है बिल्कुल। पहले इसको समझ लो, उसके बाद जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला डाटा चाहिए उसको मैं तुम्हें दे दूंगा लिख के, जो मैं दूंगा उसको ही याद करना है, उसके बाहर की चीजें याद नहीं करनी है, समझ रहे हो। केवल एनसीईआरटी नोट्स और थोड़े से डाटा के नोट्स पढ़ना। देखो तुम यहाँ वहां से किसी के भी नोट्स डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करोगे, वो गलत है। कोई जिस नोट्स का तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिला हो वो नोट्स पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है, रादर कि तुम्हें जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो उसके नोट्स लेकर तुम पढ़ना शुरू करो। समझ आ रही बात?
तो यहाँ पे मैं जो नोट्स बनाऊंगा उसमें वही चीज होगी या वो चीज डाली है जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और जो आने के चांसेस है। उसमें ऐसी चीजें मिलेंगी तो जो जिसके जो जो तुमने पढ़ी होगी, और वो भी चीज डाल रखी होगी जो तुमने नहीं पढ़ी होगी, जिसके चांसेस भी कम है। लेंदी नोट्स बनाते हैं ना कि 60-60 पेज के, 40-40 पेज के नोट्स बन रहे हैं लोगों के, टीचर बनवा रहे हैं। वो नोट्स वर्दी नहीं है, ये चीज समझनी पड़ेगी हमें। वो नोट्स होंगे, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, टॉपर तो बनना नहीं है कि नहीं टॉपर बनना है। और फिर उनकी जो लोग वो ना 40-40 नोट्स के बनाते हैं ना, पेज के नोट्स बनाते हैं, उनकी परवरिश वैसी हो रखी होती है। उनको वो कॉन्वेंट के पढ़े होते हैं, हाई क्लास है ना, अच्छे अच्छे उनके घर वाले बहुत ज्यादा हाई क्लास के हो रखे होते हैं, तो उनका समझ आता है। तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेक्शन मुश्किल पड़ रहा है, तुम उतना करके अपना काहे बंटा कर रहे हो? तुम उतना नहीं पढ़ पा रहे हो, उतना नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी चीजें, तुम्हारा बेस पूरा हिला पड़ा हुआ है। बेस जो है ना वो हिला पड़ा हुआ है। वो कॉन्वेंट से पढ़े, वो 6 क्लास 7 क्लास से उनकी बायोलॉजी के टीचर आते थे उनको पढ़ाने के लिए बायोलॉजी, 6 7 8 क्लास से। और तुमने स्टार्टिंग ही 12th क्लास से करी है पढ़ना बायोलॉजी ठीक से। तो तुम्हारे बेस में उनके बेस में फर्क होता है। वो नोट्स बनाते हैं, उनके पास है वो कैपेबिलिटी, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं उन चीज को, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि तुम बेस पढ़ने के लिए जाओगे तो तुम बेस को ही समझने में इतना टाइम लगा दोगे जितना कि तुम्हारे पास है ही नहीं टाइम। कुछ समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर।